जब मैं छोटा था तब मैंने भी घर में पाली गई 28 साल पुरानी बूढ़ी बकरी को मार डाला था। दादी गुस्से में पैर पटकते हुए बोली, ये बूढ़ी बकरी अब साधारण जानवर नहीं रही थी, इसमें इंसानों जैसी चेतना आ गई थी। मैंने ठंडे चेहरे से कहा, रात में मेहमान आने वाले हैं, उन्हें भूखा नहीं रख सके। दादी चिल्लाई, तू पागल हो गया है क्या? पहाड़ पर बर्फ जमी हुई है, इस मौसम में कौन आएगा? लेकिन मैंने उनकी एक न सुनी। मैंने चाकू उठाया और बकरी की खाल उतारने लगा। दादी ने चाकू छीनने की कोशिश की, मगर उनकी ताकत कम थी। उल्टा वो गिरते गिरते बची। मैं बोला, जल्दी जाकर गर्म पानी तैयार करो, अंधेरा होने से पहले मांस पक जाना चाहिए। दादी घबराकर बोली, ये बूढ़ी बकरी अशुभ है, इसका मांस मत खाना। मेरी बात मान, इसे इंसान की तरह दफना दे, इसके नाम का पत्थर लगाकर माफी मांग ले, तभी बात खत्म होगी। अगर अपनी जान बचानी है तो मेरी बात सुन। मैंने भौहें सिकोड़ते हुए उनकी बात अनसुनी कर दी। बकरी की खाल उतारकर रस्सी पर टांग दी। हवा चलने लगी और पूरे आंगन में खून और कच्चे मांस की बदबू फैल गई। दादी ने लंबी सांस ली। उन्हें पता था कि मैं जिद्दी हूँ, मुझे रोक नहीं पाएंगी। फिर वो मुझे गोदाम में ले गई, जहाँ पानी गर्म हो रहा था। उन्होंने मेरे कंधे पकड़कर कहा, सुन बेटा, रात को हम बकरी का मांस नहीं खाएंगे, एक निवाला भी नहीं। अगर तू मेरी बात मानेगा तो मैं तुझे शहर ले जाकर रोस्टेड चिकन और मिठाइयाँ खिलाऊंगी। मैंने सिर हिलाया। दादी थोड़ी शांत हुई, फिर बोली, याद रखना, मांस नहीं खाना और उसका शोरबा भी नहीं पीना। मैं बोला, दादी आप चिंता मत करो, मैं नहीं खाऊंगा। मुझे उस बूढ़ी बकरी से डर लगता है। जब दादा उसे मार रहे थे तब मैंने उसकी आंखें देखी थी। वो किसी इंसान की तरह दादा को घूर रही थी। वो बिल्कुल साधारण बकरी नहीं लग रही थी। मेरी बात सुनते ही दादी का चेहरा बदल गया। उन्होंने मुझे कसकर गले लगा लिया और कान में फुसफुसाई, अपने दादा से थोड़ा दूर रहना। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले दादा आधा टब बकरी का मांस लेकर आ गए। उनके कपड़ों और चेहरे पर खून लगा हुआ था। उन्होंने पूछा, गर्म पानी तैयार हुआ? दादी डर कर कांप गई, फिर जबरदस्ती मुस्कुराकर बोली, हाँ हो गया। दादा ने मांस कढ़ाई में डाल दिया और बोले, कोई मसाला मत डालना, नमक भी नहीं। दादी हैरानी से बोली, बिना नमक के कोई कैसे खाएगा? दादा ने आंखें सिकोड़ ली मगर कुछ बोले नहीं। वो बाहर आंगन में जाकर बैठ गए। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। बाहर फिर से बर्फ गिरने लगी। दादी ने उबला हुआ मांस एक बड़े बर्तन में निकाला और मुझे लेकर बाहर आई। दादा आंगन में बैठकर बीड़ी पी रहे थे। दादी बोली, मांस तो तैयार है लेकिन कोई आया नहीं। दादा ने धीमे से कहा, मेहमान आ चुका है। इतना कहते ही एक औरत आंगन में दाखिल हुई। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था, आंखें लाल नसों से भरी हुई थी। वो इतनी डरावनी लग रही थी कि अगर उसकी परछाई न दिखती तो मैं उसे भूत समझ लेता। दादी भी डर गई मगर फिर भी पूछ बैठी, इतनी रात गए हमारे घर कैसे आना हुआ? औरत ने धीमी आवाज में कहा, बर्फीले तूफान में मैं अपने आदमी से बिछड़ गई। पहाड़ पर दूर रोशनी दिखी तो इधर चली आई। मुझे 2 दिन से कुछ खाने को नहीं मिला। फिर उसने अजीब नजरों से कहा, मुझे बहुत भूख लगी है। जब उसने भूख शब्द कहा उसकी आंखें और लाल हो गईं। ऐसा लगा जैसे वो इंसान नहीं, कोई भूखी राक्षसी हो। मैं डरकर दादी के पीछे छिप गया। औरत मुस्कुराई और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बोली, चाची क्या आपके घर पका हुआ बकरी का मांस है? मुझे खाना है। उसकी आवाज अजीब थी, जैसे विनती भी कर रही हो और धमकी भी दे रही हो। ऐसा लग रहा था कि अगर उसे मांस नहीं मिला तो वो इंसान खा जाएगी। दादी डर के मारे कुछ बोल नहीं पाई। तभी मैंने ठंडे स्वर में कहा, मांस कड़ाही में है। मैं आधा टब गर्म मांस निकाल कर ले आया। औरत बोली, इतना काफी नहीं होगा, मैं 2 दिन से भूखी हूँ। मैंने तिरछी नजर से उसे देखा और बर्तन जमीन पर रख दिया। औरत अचानक घुटनों के बल बैठ गई और हाथों से मांस नोच नोच कर खाने लगी। वो हड्डियां तक चबाकर निगल रही थी। ये देखकर दादी के होश उड़ गए। उन्होंने मुझे पीछे खींचते हुए धीरे से कहा, बूढ़े, ये लड़की इंसान नहीं लगती, ये तो किसी भूखी आत्मा जैसी है। इतना सुनते ही औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी हरकतें बेहद अजीब और कठोर थीं। वो मुस्कुराई लेकिन उसके मुंह में एक भी दांत नहीं था। अंदर सिर्फ काला अंधेरा दिखाई दे रहा था। दादी घबरा गई और दादा की बांह पकड़ ली, लेकिन दादा ने उनकी मदद की पुकार को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने बीड़ी का कश लिया और बोले, घर का पश्चिम वाला कमरा साफ कर दो, आज रात यूएसयू वहीं रुकेगी। मैंने हैरानी से पूछा, यूएसयू कौन है? आप लोग इसे जानते हो? इस वक्त तक वह औरत बर्तन में पड़ा सारा मटन ऐसे चट कर चुकी थी जैसे कई दिनों से भूखी हो। वह मुस्कुरा रही थी, दोनों हाथों से बर्तन पकड़कर उसकी किनारों पर लगी बची खुची चर्बी को अपनी जीभ से चाट रही थी। उसकी जीभ बहुत लंबी थी और उसकी नोक बीच से फटी हुई थी, बिल्कुल सांप की जीभ जैसी। मैंने उस औरत की तरफ फिर देखा। उसके चेहरे पर अब गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने मेरी दादी को जोर से धक्का दिया। अभी तक कमरा साफ क्यों नहीं किया? उसकी आवाज इतनी डरावनी थी जैसे अगर दादी ने उसकी बात न मानी तो वह उन्हें जिंदा ही मार डालेगी। दादी डर गई। वे कुछ बोले बिना गुस्से में पश्चिम वाले कमरे की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद वापस आई और दादा से बोली, लियो लाओची, तुम खुद मौत बुला रहे हो। वह आदमी बेवकूफ है, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मेरी मानो तो उसे मार ही देना चाहिए। इतना कहते कहते वह औरत अचानक दादी के बिल्कुल पास आ गई। पता नहीं कब उसके हाथ में एक नुकीला चाकू आ गया था। उसने वह चाकू दादी के हाथ में थमा दिया। दादी ने चाकू पकड़ लिया और मुझे ऐसी नफरत भरी नजरों से देखने लगी जैसे मैं उनका दुश्मन हूँ। वह औरत दादी के कान के पास जाकर फुसफुसाने लगी, मार डालो उसे, जल्दी मार डालो, ऐसे आदमी को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे जैसे वह बोल रही थी उसकी आवाज और अजीब होती जा रही थी। उसकी आंखों में लाल चमक उभर आई थी। वह बिल्कुल किसी चुड़ैल या प्रेत जैसी लग रही थी। तभी दादा ने धीमी मगर सख्त आवाज में कहा, पश्चिम वाला कमरा साफ हो चुका है, आज रात तुम वहीं रहो। फिर मुड़कर पश्चिम वाले कमरे में चली गई। जैसे ही वह अंदर गई, दादी के हाथ से
चाकू छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी तेज आवाज सुनकर दादी जैसे होश में आई। उन्होंने घबराकर पूछा, अभी अभी क्या हुआ था? दादा ने तुरंत दरवाजा बंद किया और धीमी आवाज में हमसे बोले, आज रात पश्चिम वाले कमरे की औरत 3 बार दरवाजा खटखटाएगी। पहली बार वह पानी मांगेगी। वह चाहेगी कि शुइन्यू जाकर उसके कमरे के घड़े में पानी भर दे। दादी तुरंत बोली, नहीं, शुइन्यू रात में बाहर नहीं जाएगा। वह औरत आखिर है कौन? हमारे घर क्यों आई है? मुझे तो शुरू से ही उसमें कुछ अपशकुन लग रहा है। उसे अभी भगा देना चाहिए। दादा ने गहरी सांस ली। अगर जिंदा रहना है तो मेरी बात मानो शुइन्यू, जब वह औरत तुमसे पानी भरने को कहे तो उसके घड़े में पानी भर देना। लेकिन याद रखना, चाहे तुम कुछ भी देखो या सुनो, एक शब्द भी मत बोलना। उन्होंने मेरी तरफ गंभीर नजरों से देखा। सिर्फ 3 बाल्टी पानी से घड़ा भर जाएगा। 3 बाल्टी भरने के बाद तुरंत वापस लौट आना। चाहे वह औरत तुम्हें कितना भी रोके, पीछे मुड़कर मत देखना। याद रहा। मैंने घबरा कर थूक निकला। मैं कुछ बोल भी नहीं पाया था कि बाहर से दस्तक की आवाज आई। फिर उस औरत की अजीब खोखली आवाज दरवाजे के बाहर से सुनाई दी, चाचा, मुझे प्यास लगी है, घड़े में पानी नहीं है, क्या शुइन्यू मेरे लिए थोड़ा पानी भर देगा? दादी का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उन्होंने मुझे कसकर पकड़ लिया। चाहे दादा कितना भी समझाते, वे मुझे छोड़ने को तैयार नहीं थी। दादा ने दांत भींचकर कहा, अगर शुइन्यू नहीं गया तो वह औरत खुद अंदर आ जाएगी। दादी चीख पड़ी, तुम्हारा जमीर मर गया है क्या? शुइन्यू हमारा पोता है। बाहर वाली औरत साफ तौर पर इंसान नहीं लगती, फिर भी तुम उसे मौत के मुंह में भेज रहे हो। बाहर से फिर वही आवाज आई, लेकिन इस बार उसमें गुस्सा साफ झलक रहा था। चाचा, मुझे बहुत प्यास लगी है, जल्दी शुइन्यू को भेजो। दादा का चेहरा तनाव से भर गया। उन्होंने मुझे दादी की गोद से लगभग खींच लिया। शुइन्यू, जो मैंने कहा है उसे याद रखना। इतना कहकर उन्होंने मुझे गोद से नीचे उतारा, पूर्व वाले कमरे का दरवाजा खोला और मुझे बाहर धक्का दे दिया। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। अचानक उस औरत का हाथ मेरे कंधे पर आ टिका। वह नीचे झुकी और मुस्कुराकर बोली, शुइन्यू, तुम्हारी उम्र क्या है? उसके मुंह से सड़ी हुई बकरी जैसी बदबू आ रही थी। वह मुझे घूर रही थी। मेरे पैर कांपने लगे। मैं डर के मारे जमीन पर बैठ गया। वह फिर मुस्कुराई, शुइन्यू, तुम्हारी उम्र क्या है? वह जानबूझकर मुझे बोलने पर मजबूर कर रही थी। मैंने तुरंत अपने दोनों हाथों से मुंह बंद कर लिया। जैसे ही उसने देखा कि मैं जवाब नहीं दूंगा, उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। वह ठंडी डरावनी नजरों से मुझे घूरने लगी। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया ताकि उसकी शक्ल न देखनी पड़े। मैं किसी तरह उठकर कुएं की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही मैं कुएं के पास पहुंचा, पीछे से किसी ने मेरे कंधे को पकड़ लिया। इतनी जल्दी क्या है? पहले मेरे कमरे में चलो, मैं तुम्हें मिठाई दूंगी। डर मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मेरा दिल जैसे गले में आकर अटक गया। पूरे शरीर से पसीना बह रहा था। कपड़े तक भीग चुके थे। वह औरत फिर धीरे से बोली, शुइन्यू, मेरे हाथ में दूध वाली टॉफियां हैं, बस एक बार पीछे मुड़कर देखो। मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी और बाल्टी कुएं में फेंक दी। जब उसने देखा कि मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा तो वह मेरे बिल्कुल सामने आ खड़ी हुई। मैंने घबराकर अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, क्योंकि मुझे डर था अगर मैंने उसका चेहरा देख लिया तो शायद मैं जिंदा नहीं बचूंगा, क्योंकि अभी अभी मैंने उसी चेहरे को कुएं के पानी में देखा था। वह चेहरा सड़ा गला और टेढ़ा मेढ़ा था। मैं रोज पानी भरने की आदत के सहारे आंखें बंद किए ही बाल्टी ऊपर खींच लाया। फिर बाल्टी उठाकर पश्चिम वाले कमरे की तरफ चल पड़ा। औरत भी मेरे पीछे पीछे आ रही थी। शुइन्यू, कमरे में अंधेरा है, क्या मैं तुम्हारे लिए दिया जला दूं? वह लगातार मुझे बातों में फंसाने की कोशिश कर रही थी। मैंने दांत भींचे और पानी की बाल्टी लेकर पश्चिम वाले कमरे में घुस गया। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा था। मैं सिर्फ याददाश्त के सहारे टटोलते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन जो दूरी आमतौर पर कुछ कदमों की होती थी, आज वह किसी अंतहीन खाई जैसी लग रही थी। मैं बहुत देर तक चलता रहा, मगर पानी के घड़े तक नहीं पहुंच पाया। मैं बुरी तरह डर चुका था। तभी पीछे से फिर उस औरत की आवाज आई, शुइन्यू, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी पिला दो। लेकिन मुझे पहले ही बताया गया था कि पूरे 3 बाल्टी पानी भरने के बाद ही घड़ा पूरा होगा और बाल्टी का पानी उसे बिल्कुल नहीं देना है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और कमरे में टटोलता रहा। अचानक मेरे हाथ स्विच पर पड़े। जैसे ही मैंने बत्ती जलाई, कमरा रोशनी से भर गया और तभी मैंने देखा वह औरत पानी के घड़े पर बैठी मुझे घूर रही थी। उसकी आंखों में ऐसी नफरत थी जैसे वह मुझे जिंदा निगल जाना चाहती हो। मैंने हिम्मत जुटाई, घड़े के पास गया और पानी उसमें उड़ेल दिया। फिर बाल्टी लेकर वापस आंगन में आ गया। इस बार वह मेरे पीछे नहीं आई। मैंने दूसरी बाल्टी भरी और कमरे में पहुंचा। वह वहीं खड़ी ठंडी नजरों से मुझे देख रही थी। मैंने दूसरी बाल्टी का पानी भी घड़े में डाल दिया और तुरंत तीसरी बाल्टी भरने चला गया। जब मैं तीसरी बाल्टी लेकर लौटा तो औरत बाहर आ चुकी थी, लेकिन इस बार वह मेरे पीछे नहीं आई। उसने कपड़े सुखाने वाली रस्सी से एक भेड़ की खाल उतारी और उसे लेकर पश्चिम वाले कमरे में चली गई। मैं ज्यादा सोच नहीं पाया और उसके पीछे चला गया। जब मैंने तीसरी बाल्टी का पानी घड़े में डाल दिया और जाने लगा तो उसने मेरा रास्ता रोक लिया। शुइन्यू, मत जाओ, मैं इस भेड़ की खाल से तुम्हारे लिए गर्म कपड़े सी दूंगी, छू कर देखो कितनी मुलायम है। उसने खाल मेरी तरफ बढ़ाई और चाहा कि मैं उसे हाथ लगाऊं। मैंने दोनों हाथ पीछे कर लिए और 2 कदम पीछे हट गया। फिर मिट्टी के चबूतरे पर चढ़कर खिड़की से भागने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरे टखने को कसकर पकड़ लिया। शुइन्यू, मत जाओ, यहीं रहो। अब उसकी आवाज भारी और डरावनी हो चुकी थी। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं उसे और भड़काने की हिम्मत नहीं कर पाया और चुपचाप नीचे उतर आया। मेरे उतरते ही वह साफ तौर पर खुश हो गई। उसने भेड़ की खाल मेरे ऊपर डाल दी और हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान इतनी अजीब और डरावनी थी कि मैं कांप उठा। अगले ही पल उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और धीरे धीरे मेरी पीठ थपथपाने लगी। शुइन्यू, मैं तुम्हारी माँ हूँ, बस एक बार मुझे माँ कह दो, फिर माँ तुम्हें अपने साथ ले जाएगी।
जाएगी। ये कहते समय उसकी आवाज बेहद नरम थी। उसका चेहरा जो अभी तक नफरत से भरा था अब दुख और बेबसी से भर गया था। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह सचमुच दयनीय लग रही थी। मैंने जन्म से कभी अपनी माँ को नहीं देखा था। मुझे हमेशा दादा दादी ने पाला था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था जैसे मैंने यह दृश्य पहले भी सपने में देखा हो। जैसे आज जो कुछ हो रहा है वह सब मैं पहले देख चुका हूँ। शेन न्यू, होश में आओ। माँ ने तुम्हें ढूंढने के लिए बहुत मेहनत की है। बस एक बार जवाब दे दो, फिर माँ तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। कुछ तो कहो। वह मुझे पकड़कर झकझोरने लगी। मैं उसकी तरफ देखता रहा। न जाने क्यों मेरा दिल दुखने लगा। मैंने अनजाने में हाथ बढ़ाकर उसे आंसू पहुंचने चाहे। उसका चेहरा बहुत सुंदर था, मगर वह सुंदरता ऐसी थी जैसे सर्दियों में कुएं का बर्फीला पानी, हड्डियों तक ठंडा कर देने वाली। शेन न्यू, बस एक बार माँ कह दो, मैं तुम्हें शहर ले जाऊंगी। तुम्हारे दादा दादी ने तुमसे झूठ कहा है। तुम उनके असली पोते नहीं हो। तुम्हें उठाकर लाया गया था। मैं ही तुम्हारी असली माँ हूँ। मैं अंदर से हिल गया। क्या यह सच हो सकता है? क्या यह औरत सचमुच मेरी माँ है? जन्म से आज तक मैंने कभी किसी को माँ नहीं कहा था। यह शब्द हमेशा मेरे दिल के सबसे गहरे कोने में दबा रहा। मेरे होंठ कांपने लगे। मैं माँ कहने ही वाला था कि अचानक एक भयानक चीख सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे जोर से धक्का मारा हो। मेरा शरीर लड़खड़ा गया। मैंने नीचे देखा। वह औरत अब मेरे सामने झुकी हुई थी। उसका मुंह अस्वाभाविक रूप से बड़ा खुला हुआ था, जैसे खून से भरा कोई राक्षसी जबड़ा, और वह मुझे घूर रही थी। यह मेरी माँ नहीं थी। ये तो मुझे निगल जाने वाली कोई खूंखार प्रेतात्मा थी। मैं डर के मारे चीख पड़ा। उसे धक्का देकर भागा और पूर्व वाले कमरे की तरफ दौड़ गया। वह मेरे पीछे पागलों की तरह दौड़ी, लेकिन मैं उस भूत से कैसे बच पाता? जैसे ही वह मुझे पकड़ने वाली थी, दादी ने अचानक मुझे खींचकर कमरे के अंदर कर लिया। मैं डर के मारे कांपता हुआ मिट्टी के बिस्तर पर गिर पड़ा। दादी बोली, सुबह होते ही हम किसी ताओवादी पुजारी को बुलाएंगे। इस भूत को भगाना पड़ेगा। दादा ने 2 कश हुक्के के खींचे, फिर धीमी आवाज में बोले, वह भूत नहीं है। अगर भूत नहीं है तो फिर क्या है? दादा कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे धीरे बोले, 3 जन्मों की रंजिश। फिर उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, बुढ़िया, पश्चिम वाले कमरे की वह औरत फिर दरवाजा खटखटाएगी। इस बार वह तुमसे भेड़ की खाल के कपड़े सिलने को कहेगी। याद रखना, सिर्फ 8 आंखें लगाना। 8 आंखें पूरे होते ही वापस आ जाना। वह औरत चाहे जितना रोके, तुम्हें लौट आना है। मैंने अभी जो हुआ था वही बात दोहरा कर सुनाई। अभी थोड़ी देर पहले वही औरत रोते हुए कह रही थी कि वह मेरी माँ है और मुझे अपने साथ ले जाना चाहती है। दादी ने मेरे सिर पर हाथ फेरा, फिर शक भरी नजरों से दादा की तरफ देखा। बूढ़े, आखिर मामला क्या है? क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? दादा ने भारी आवाज में कहा, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो मेरी बात याद रखना। दादी कुछ और पूछना चाहती थी, तभी बाहर से उस औरत की अजीब उदास आवाज फिर सुनाई दी, चाची, मुझे बहुत ठंड लग रही है, आकर मेरे लिए सर्दियों का कपड़ा सिल दो। दादी घबरा कर बोली, क्या सच में जाना पड़ेगा? दादा ने फिर चेताया, मेरी बात याद रखना। 8 आंखें लगते ही लौट आना। कभी भी पश्चिम वाले कमरे में मत रुकना। मैंने डरते हुए पूछा, अगर रुक गए तो क्या होगा? दादा ने कुछ देर चुप रहने के बाद धीरे से कहा, बहुत बुरी मौत मरेगी। दादी तुरंत बोली, तो मैं नहीं जाऊंगी। दादा ने सख्त आवाज में कहा, अगर तुम नहीं गई तो वह खुद घर के अंदर आ जाएगी, फिर हम सब मर जाएंगे। दादी कांपती आवाज में बोली, मुझे यकीन नहीं, हम दरवाजा बंद कर लेंगे। मैं नहीं मानती कि वह अंदर आ सकती है, लेकिन उनके हाथ डर से कांप रहे थे। तभी बाहर से औरत की नाराज आवाज आई, चाची, जल्दी बाहर आओ, मैं ठंड से मर रही हूँ। दादा ने दादी का हाथ पकड़कर उन्हें जबरदस्ती खाट से नीचे उतारा। अब देर हो चुकी है, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, बस आज की रात निकल जाए, फिर हमें कभी यह सब नहीं सहना पड़ेगा। दादी कुछ कह पाती उससे पहले ही दादा ने उन्हें बाहर धकेल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। दादी बाहर से लगातार दरवाजा पीटती रही, लेकिन दादा ने खोलने की हिम्मत नहीं की। अचानक बाहर से दादी की डरावनी चीख सुनाई दी। मैं भागकर खिड़की के पास गया। वह औरत धीरे से बोली, माँ, मैं यूएसयू हूँ, क्या तुम मुझे पहचानती नहीं? उसकी बात सुनते ही दादी सन्न रह गई। उन्होंने ऊपर देखा और जब उस औरत की भयानक आंखें देखी तो जैसे उनकी आत्मा ही निकल गई। औरत दादी के पास आई, झुककर उनका हाथ पकड़ लिया और बोली, माँ, कुएं के अंदर बहुत ठंड है, मेरे लिए एक कपड़ा सिल दो। मुझे अचानक गांव वालों की कही बात याद आई। उन्होंने बताया था कि मेरी एक बुआ पैदा होते ही मर गई थी, उसका नाम तक नहीं रखा गया था। ये औरत साफ झूठ बोल रही थी। मैं घबरा कर बोला, दादा, दादी खतरे में हैं, उन्हें अंदर आने दो। दादा ने सिर हिलाया, तुम्हारी दादी अब शायद नहीं बचेंगी। फिर उन्होंने तुरंत मेरा मुंह दबा दिया ताकि मैं आवाज न करूं। बाहर वह औरत फिर दादी के कंधे पर हाथ रखकर बोली, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? क्या तुम मुझे भूल गई हो? यूएसयू, दादी रोते हुए बोली, बेटी, मुझे माफ कर दे, मैं अभी तेरे लिए कपड़ा सिलती हूँ। दादी की बात सुनकर औरत के चेहरे पर अजीब मुस्कान फैल गई। वह दादी का हाथ पकड़कर उन्हें पश्चिम वाले कमरे की तरफ ले गई। मैं बेचैन होकर बोला, दादा, मैं जाऊंगा। दादा ने मेरी तरफ देखा, शुन्यू, उस औरत ने तुम्हारी आंखों पर जादू कर दिया है, अब तुम्हें बचाना मुश्किल है। मैं रो पड़ा। दादी हमेशा मुझसे बहुत प्यार करती थी। ये सोचकर कि उन्हें कुछ हो जाएगा मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने रोते हुए पूछा, क्या सच में दादी को बचाने का कोई तरीका नहीं है? दादा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, एक तरीका है, लेकिन बहुत खतरनाक। मैं तुरंत बोला, क्या तरीका? दादा ने कहा, शुन्यू, तुम अब भी कुंवारे हो, सिर्फ तुम ही अपनी दादी को बचा सकते हो। कैसे? पश्चिम वाले कमरे में जाना, जब तुम्हारी दादी 8वां टांका लगाने लगे तब उन्हें तुरंत वहाँ से वापस ले आना। मैं नहीं जानता था कि मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आई, लेकिन मैंने दादा की बात मान ली। दादा ने अलमारी से एक कटोरा निकाला, उसमें बूढ़े पहाड़ी बकरे का खून था। मैंने अपनी आंखों से उन्हें वह खून कमरे में रखते देखा था। दादा ने वह खून मेरे चेहरे पर मल दिया। उसकी बदबू इतनी तेज थी कि मुझे उल्टी आने
देने लगी। दादा ने मेरा कंधा पकड़कर फिर कहा, याद रखना जैसे ही 8वां टांका लगे अपनी दादी को तुरंत वापस ले आना। दादी और वह औरत दोनों खाट पर बैठी थी। दादी हाथ में सुई धागा लिए भेड़ की खाल सिल रही थी। वह पहले ही 6 टांके लगा चुकी थी। मैं उनके पास गया और उनका हाथ हिलाया। उनकी आंखें बिल्कुल बेजान थी, जैसे किसी ने उनकी आत्मा छीन ली हो। वह औरत धीमी आवाज में बोली, माँ जल्दी सिलाई करो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। दादी ने 7वां टांका लगा दिया। मैंने उस औरत की तरफ देखा। वह मुझे घूर कर अजीब तरह से मुस्कुराई। उसकी आंखों में डरावनी चमक थी। मैंने दादी का हाथ पकड़कर जोर से चिल्लाया, दादी होश में आइए, मेरे साथ चलिए। मेरी बात सुनते ही उस औरत का चेहरा बदल गया। शुइन्यू, दीपक बुझा दो, मैं तुम्हारे दादा से बात करना चाहती हूँ। वह बहुत गुस्से में थी, फिर भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। तभी मुझे लगा शायद वह मेरे चेहरे पर लगे बकरे के खून से डर रही है। उसी समय दादी की आंखें हल्की सी हिली, जैसे कोई बुरे सपने से जागने की कोशिश कर रहा हो। वह धीरे धीरे संघर्ष करने लगी। उस औरत ने भी दादी में आया बदलाव महसूस कर लिया। वह फिर दुखी आवाज में बोली, माँ जल्दी सी दो ना, मैं ठंड से मर जाऊंगी। उसकी आवाज सुनने में नरम थी, लेकिन भीतर तक बहका देने वाली। दादी बस 2 सेकंड तक ही संघर्ष कर पाई, फिर दोबारा उसी सम्मोहन में डूब गई। ये देखकर मैंने दादी का हाथ और कसकर पकड़ लिया। मेरी आवाज भी और बेचैन हो गई, दादी जल्दी होश में आइए, छोटी बुआ तो कब की मर चुकी हैं। दादी की आंखें धीरे धीरे फिर हिली। उनके हाथ की सुई 8वीं सिलाई पर आकर रुक गई। वह औरत फिर बोली, अम्मा आपने जो कपड़ा सिया है वह बहुत गर्म है, बस बाजू वाला हिस्सा ठीक से नहीं सिला, एक टांका और लगा दीजिए। उस वक्त मेरी नसें पूरी तरह तन चुकी थी। मेरे नाखून लगभग दादी की बाह में धंस गए थे। मैं घबरा कर चिल्लाया, दादी अब और मत सीइए, जल्दी जाग जाइए, सच में अब और नहीं। मैं लगातार चिल्लाता रहा। देखते देखते अगला टांका पड़ने ही वाला था। तभी उन्हें समझ आया कि क्या हो रहा था। उन्होंने झटके से वह खाल फेंक दी और मेरा हाथ पकड़कर बाहर निकलने लगी। लेकिन अगले ही पल वह औरत हमारे सामने आकर रास्ता रोकर खड़ी हो गई। भाभी कपड़ा अभी पूरा नहीं सिला, बस एक टांका और लगा दो, एक आखिरी टांका, फिर मैं तुम्हें जाने दूंगी। दादी ने उसे घूर कर देखा मगर कुछ नहीं बोली। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे पश्चिम वाले कमरे से बाहर ले आई। बाहर बर्फ इतनी गिर चुकी थी कि जमीन पूरी सफेद हो गई थी। दादी मुझे बाहों में लेकर पूरब वाले कमरे की तरफ बढ़ी और वह औरत वह पश्चिम वाले कमरे के दरवाजे पर एकदम स्थिर खड़ी रही। पूरब वाले कमरे में लौटकर मैंने भी अपने चेहरे से बकरे का खून साफ कर लिया। उन्होंने धीमे से कहा, अगर आज की रात निकल गई तो हमारा परिवार फिर कभी दुख नहीं सहेगा। दादी ने दादा से पूछा, बूढ़े आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? दादा बोले, सुबह होने दो, सब बता दूंगा। दादी ने लंबी सांस ली। आज तो सच में बहुत खतरनाक हो गया था। अगर शुइन्यू ना होता तो मैं मर ही जाती। हाँ, इस बार सच में शुइन्यू की वजह से ही बचे। मैंने डरते हुए पूछा, क्या वह औरत फिर आएगी? दादा बोले, वह फिर मुझे ढूंढने आएगी। उन्होंने चिंता से कहा, बूढ़े तुम संभल कर रहना। जैसे ही दादी की बात खत्म हुई, बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। चाचा, मैंने जो चाकू छत की बल्ली पर रखा था वह गायब हो गया, जल्दी आइए, ढूंढने में मदद कीजिए। मैंने भी भौहें सिकोड़ ली। दादा अलमारी से एक बड़ा सा चाकू निकाल लाए। यह देखकर दादी का चेहरा बदल गया। बूढ़े तुम ये क्या करने जा रहे हो? ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।